जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एमए गुरुकुल में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पुलिस के जो एग्जाम, आपका री एग्जाम जो होने वाला है, उसके लिए जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला प्रैक्टिस सेट आपका होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही हम अनवरत श्रृंखला इसकी लाते रहेंगे। ठीक है, तो पहला प्रैक्टिस सेट है। मैं आशा करूंगा कि आप कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का कोट आपके लिए, आपको जो प्रेरणा देगा, ठीक है, आपको आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, वो है आपका कि आज शिद्दत से करो कोशिश, आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग जलाने की, कौन जाने तुम्ही से रोशन सारा जहां हो। ठीक है, तो आज मेहनत कर लो, कल आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान का स्रोत क्या है। ठीक है, तो वामना अवतार जो विष्णु का एक अवतार माना जाता है, वामन अवतार, उसका उसका मतलब कहां पर, उसके 3 पगों का आख्यान कहां पर है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद में। कहां पर है? ऋग्वेद में। अगर ऋग्वेद की बात करोगे, ऋग्वेद की बात करोगे तो इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें सूक्तों की बात करोगे तो सूक्तों की बात करोगे तो इसमें कितने सूक्त पाए जाते हैं आपके? तो 1028 सूक्त इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, 1028 सूक्त इसमें पाए जाते हैं। अगर हम इसमें बात करेंगे आपकी जो आपकी ऋचाएं हैं, ऋचाएं कितनी है आपकी? 10,462 ऋचाओं का इसमें क्या है? संकलन है। क्या है इसमें? संकलन है। ठीक है, ऋचाओं का क्या है इसमें? संकलन है। कितनी? 10,462 ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, अगर ऋग्वेद के पाठकर्ता की बात करें, जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको होता या होत्र कहते हैं। उसको होता या होत्र कहते हैं। ठीक है, अगर मैं ऋग्वेद के मंडल की बात करूं तो मंडल कौन सा वाला? तीसरा मंडल की बात करूं, अगर तीसरे मंडल में जो आपको सोम देवता, जो आपका सोम देवता को नहीं, आपका सावित्री देवता को, यानी कि सावित्री देवता को समर्पित जो आपका मंत्र है, यानी कि जिसको कहते हो आप गायत्री मंत्र, वो आपका संकलित है। कहां पर है? आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री देवता यानी सूर्य की उपासना के लिए गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगर मैं इसी के 9वें मंडल की बात करूं तो 9वां मंडल जो है वो आपका सोम देवता को समर्पित है। किसको है? सोम देवता को समर्पित है। अगर ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करूंगा तो 10वें मंडल में ही आपके 4 वर्णों का उल्लेख है। कौन से 4 वर्ण? आपके पहला होता है आपका ब्राह्मण, पहला होता है आपका ब्राह्मण, दूसरा होता है आपका क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य, और चौथा होता है आपका शूद्र। जो ये 4 वर्णों का उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही मिल जाता है। अगर सामवेद की बात करोगे तो जो सामवेद है आपको गाया जा सकने वाला वेद है। साम का ही मतलब अशाब्दिक अर्थ होता है गाना, यानी कि गान। सामवेद का अर्थ जो होता है वो क्या है? आपका गाया जा सकने वाला आपका वेद। ठीक है, तो ये जो है आपका भारतीय संगीत का जनक इसको माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है आपका? तो सामवेद को। ठीक है, जहां अथर्ववेद की बात करोगे तो अथर्ववेद जो है वो आपका अंधविश्वासों से भरा हुआ एक वेद है। ठीक है, वहीं आप यजुर्वेद की बात करोगे तो यजुर्वेद में आपके यज्ञ अनुष्ठानों से लेकर के संबंधित बातों को बताया गया है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य आपका किस में मिलता है? तो आपका ऐरण अभिलेख में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज आपको कहा जाता है किसको? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना करी थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। वहीं महावीर स्वामी की अगर बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के कौन से नंबर के? 24वें तीर्थंकर थे। कौन? आपके महावीर स्वामी। अगर विवेकानंद की बात करोगे तो विवेकानंद ने 1893 में, ठीक है, शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुई थी, शिकागो में धर्म संसद जो हुई थी, धर्म संसद में इन्होंने क्या दिया था? भाषण दिया था। किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब दिया था? 1893 में। अगर राजा राममोहन राय की बात करोगे तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्रदूत। तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। और इन्हें ये राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इतनी बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? तो संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? संगम युग में राज्य को आपका मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडल। ठीक है, तो संगम युग को संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। अगर मैं संगम युग की बात करूं तो सुदूर दक्षिण में कहीं संगम युग एक चल रहा था, जिसका अगर मैं ड्यूरेशन की बात करता हूं, ठीक है, तो 100 एडी से लेकर के 250 एडी तक, यानी कि ईसवी से लेकर के 250 एडी तक इसका युग मिलता है। ठीक है, अगर संगम की बात करोगे तो संगम मीन्स हो जाता है सभा, यानी कि सभा। तो किसकी सभा? जिसमें तमिल कवि बैठ करके सभा करते थे और तमिल साहित्यों का क्या करा जाता था? इसमें संकलन करा जाता था। ठीक है, तो तमिल साहित्य इसमें बेसिकली लिखे जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु ने सिखों के लिए 5 करार क्या करे थे? अनिवार्य करे थे। तो किसने करे थे? तो आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो 10वें नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के? 10वें नंबर के गुरु थे। 10वें नंबर के गुरु थे। इन्होंने 5 करार क्या करे थे? 5 करार अनिवार्य करे थे। तो वो क्या थे आपके? पहला था आपका कड़ा, पहला आपका केस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कड़ा, तीसरा हो जाएगा कच्छा, चौथा हो जाएगा आपका कृपाण, चौथा हो जाएगा आपका कृपाण। तो केस, कड़ा, कच्छा, कृपाण, ये जो आपके 5 करार थे, इनको रखने के लिए अनिवार्य किया था आपका किसने? तो सिखों के 10वें गुरु आपके कौन? आपके गुरु गोविंद ने। ठीक है, एक आपका केस हो गया, एक आपका कड़ा हो गया, एक आपका कच्छा हो गया और एक आपका कृपाण हो गया, और एक होता था आपका कंघा, एक होता था आपका कंघा। तो ये 5 जो आपके करार थे, ये इन्होंने रखने के लिए अनिवार्य कर दिए। और इन्होंने ही जो पुरुष सिख होते थे या सिख पुरुष होते थे, उनको सिंह लगाने के लिए कहा, और औरतों को आपका क्या लगाने के लिए कहा? औरतों को कौर लगाने के लिए इन्होंने ही कहा था। तो पुरुषों को सिंह लगाने के लिए और औरतों को कौर लगाने के लिए इन्होंने ही कहा था। अगर गुरु अंगद की बात करूं तो ये कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये सिखों के दूसरे नंबर के गुरु थे, और इन्होंने ही कौन से नंबर के? तो दूसरे नंबर के गुरु थे। और गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का क्या किया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसको माना जाता है? आविष्कारक किसको माना जाता है? तो गुरु अंगद को कहा जाता है। और इन्हीं को क्या कहते थे? इन्हीं को लहना कहा जाता था। ठीक है, इतनी बात। गुरु जो तेग बहादुर थे, वो 9वें गुरु थे। वो कौन से थे? आपके 9वें गुरु थे। और इन्हीं को जो आपका मुगल बादशाह था औरंगजेब ने इनको क्या करा था? इनको चौराहे पर इनका शीश कटवा दिया था। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर का जो मतलब मृत्यु हुई थी या इनको मारा था, तो गुरु जो आपका औरंगजेब था उसके कहने पर इनको मारा गया था। गुरु हरकृष्ण की बात करोगे तो ये कौन से नंबर के गुरु थे? तो ये 8वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कहलाता है आपका कोरोना। ठीक है, क्या कहलाता है? आपका कोरोना। अगर मैं सूर्य ग्रहण की बात करूं तो ये आपका सूर्य होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और आपकी पृथ्वी के बीच में, सूर्य और आपकी पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो आपका कौन सी दशा बनती है? तो आपकी सूर्य ग्रहण की दशा बनती है। कब? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? तो चंद्रमा आ जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को आप क्या कहोगे? सूर्य ग्रहण। क्या कहोगे? सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो इसमें दिखने वाला भाग कौन सा हो जाता है? कोरोना। जो बाहर वाला भाग है वही हमको क्या होता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी किस पर्वतमाला में अवस्थित है? किस पर्वतमाला में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका एंडीज पर्वतमाला में। अगर एंडीज पर्वतमाला की बात करोगे तो जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे में, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे में ये सतत श्रेणी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये सबसे ऊंचा जो आपका ज्वालामुखी है वो कहां पर है आपका? यानी कि एंडीज पर्वतमाला में। ठीक है, कुछ लिस्ट है आपके ज्वालामुखियों की जो कहां पर अवस्थित हैं। ठीक है, तो माउंट एटेना आपका सिसिली द्वीप इटली में है, यानी कि सिसिली में इटली में है। ओजोस डेल सलाडो यही है सबसे ऊंचाई पर अवस्थित आपका सक्रिय ज्वालामुखी, जिस
जिसको कहते हो आप ओजोस डेल सलाडो। ये कहां पर है? एंडीज पर्वत में, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माउंट उंजे। माउंट उंजे आपका जापान में होन्सु द्वीप पर है। उसके बाद माउंट मायो लुजोन पर फिलीपींस में है। ठीक है, सेमरू द्वीप आपका जावा द्वीप पर इंडोनेशिया में है। फेवरुस द्वीप आपका रॉस द्वीप आपका अंटार्कटिका में है। आपका लास्कार ज्वालामुखी है वो कहां पर है? एंडीज चिली में है। उसके बाद अंगुंग जो आपका ज्वालामुखी है वो कहां पर है? बाली द्वीप इंडोनेशिया में है। उसके बाद सुरतसे जो है आपका ज्वालामुखी दक्षिण पूर्व आइसलैंड में है। और ऐना ज्वालामुखी आपका कराकोटा इंडोनेशिया में है। ठीक है, इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपका नील नदी का गिरने का स्थान क्या है? तो नील नदी का गिरने का स्थान है आपका भूमध्य सागर। ठीक है, अगर मैं नील नदी की बात करता हूं तो ये आपका विक्टोरिया झील हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी विक्टोरिया झील हो जाएगी। जो विक्टोरिया झील है वो तंजानिया के बॉर्डर पर यानी तंजानिया में अवस्थित है। अगर मैं इसकी बात करता हूं जो आपकी लेक है विक्टोरिया लेक से एक आप कह सकते हो एक धारा निकलती है। ठीक है, एक धारा निकलती है जिसको कहते हो आप व्हाइट नाइल, यानी कि सफेद आप नील कह सकते हो, सफेद नील, है ना। तो ये यहां से निकल करके आपकी कहां तक जाती है? खार्तूम तक जाती है। खार्तूम कहां पर पड़ता है? सूडान में। ठीक है, तो खार्तूम में आपकी जाती है। और एक लेक टाना है, टाना झील है। टाना झील से जो इथोपिया में है वहां से निकलती है आपकी सफेद नील। जब ये सफेद नील ब्लू नीली नील, तो नीली नील में आपकी सफेद नील जब मिल जाती है तो दोनों खार्तूम से जब आगे बढ़ती हैं तो इसी को कहा जाता है आपकी नील रिवर, यानी कि नाइल रिवर इसको कहा जाता है। और इसी पर एक आसवान बांध अवस्थित है। आसवान बांध आपका कहां पर पड़ता है? तो आपका मिस्र में पड़ता है। और नील नदी को ही मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? तो मिस्र का वरदान कहा जाता है, मिस्र का वरदान किसको कहा जाता है? तो आपकी नील नदी को। किसको? नील नदी को। इतनी बात है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डूरंड रेखा निम्न किन देशों के मध्य है? तो डूरंड रेखा किन के मध्य है? तो डूरंड रेखा जो आपकी है वो आपकी हो जाएगी किन किन के मध्य है? यहां देखिए डूरंड रेखा। ठीक है, तो ये आपकी जो भारत और आपकी किसके मध्य है? भारत और आपकी अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा आपकी खींची गई थी। ठीक है, तो आज की बात करें तो अब ये डूरंड रेखा किस किस के मध्य हो जाएगी? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी मध्य है और भारत और अफगानिस्तान के भी मध्य है। ठीक है, अगर मैं देखो ये रही है ना, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये पाकिस्तान है, ये आपका इंडिया है, और ये वाली जो लाइन है आप देख रहे हो, ये वाली लाइन क्या है? आपकी डूरंड रेखा है। ठीक है, तो किन किन के मध्य है? ये रहा अफगानिस्तान और ये है आपका पाकिस्तान। ठीक है, उस समय खींची गई 1893 में इस रेखा को खींचा गया था। तो जब 1893 में इस रेखा को खींचा गया था तो भारत से कंपैरिजन करके इसको खींचा गया था, क्योंकि इस पाकिस्तान का जन्म तो 1947 में हुआ है। ठीक है, तो भारत और अगर अफगानिस्तान के मध्य पूछे तो डूरंड रेखा है। ठीक है, और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य पूछे तो भी डूरंड रेखा है। अगर मैं भारत और चीन के मध्य बात करूं तो आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी? देखो ये वाली, ये कौन सी लाइन हो जाएगी? मैक-मोहन लाइन। तो मैक-मोहन लाइन भारत और चीन के मध्य है, जबकि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी लाइन हो जाएगी? भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी? तो वो हो जाएगी आपकी रेड क्लिफ लाइन। कौन सी हो जाएगी? रेड क्लिफ। देखो ये वाली क्या है? रेड क्लिफ है। और ये वाली बांग्लादेश यानी पूर्वी बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ लाइन लगती है। ठीक है, इतनी बात है इसमें। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डूरंड रेखा किन किन देशों के मध्य है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनजातियों के शैक्षणिक संस्थान को क्या कहा जाता है? तो जनजातियों का जो शैक्षणिक संस्थान होता है उसको क्या कहते हैं? घुमड़ कुड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? घुमकुड़िया कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? घुमकुड़िया। अगर मैं गरासिया की बात करता हूं, गरासिया जो है आपकी राजस्थान की एक जनजाति है। ये क्या है? राजस्थान की एक जनजाति है जिसको गरासिया कहा जाता है। गरासिया एक राजस्थान की जनजाति है। अगर मैं पाटा और आपके बराना की बात करूं तो ये पाटा और बराना दोनों चीज क्या है? तो ये पाटा और बराना दोनों चीज है। आपका जो पाटा है ये तो एक तरह का गीत है
और बराना एक तरह का गाना है, ठीक है। ये एक गीत है और एक गाना है। तो ये दोनों गीत और गाने किस जनजाति से संबंधित हैं? तो आपके टोड जनजाति से, ठीक है, आपकी टोड जनजाति से, आपकी गोंड जनजाति से। किससे है? आपकी गोंड जनजाति से ये आपके संबंधित है। किससे संबंधित है? तो गोंड जनजाति से आपकी संबंधित है, ठीक है। और गोंड जनजाति जो है वो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है आपका गोंड, ठीक है। और इसका जो गीत होता है उसको काटा कहते हैं और जो गाना होता है उसका बराना कहते हैं। और गरासिया क्या है? राजस्थान की जनजाति है और जनजातियों के शैक्षणिक संस्थान को घुमकुड़िया कहा जाता है। इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा समूह प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि आपको पता है कि उपभोक्ता कौन? जो उपभोग करने वाले। तो किसका उपभोग करेंगे? यानी कि उत्पादकों का। उत्पादक जो होते हैं आपके ये रहे, देखो इधर देखोगे तो प्रोड्यूसर है ना। तो उत्पादक कौन? जो अपना खाना स्वयं बना सके, स्वयं अपने भोजन का निर्माण कर सके। और उन पर निर्भर रहने वालों को क्या कहा जाता है? उन पर निर्भर रहने वालों को उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपभोक्ता, ठीक है। अगर यहां पर बात करोगे तो प्राथमिक समूह के उपभोक्ता कौन है? तो इसमें जो शाकाहारी हैं, जो शाक पर निर्भर करते हैं, तो वो कौन कौन हो जाएगा? गाय हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, हिरन हो जाएगा और हाथी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ठीक है। अगर मैं यहां आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इन पर जो निर्भर होते हैं वो उनको प्राइमरी उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। जिसमें आपके बटरफ्लाई आते हैं, ग्रास हॉपर आते हैं, आंट आते हैं, बी आते हैं और कैटरपिलर जैसे जीव आते हैं। अगर मैं इन पर निर्भर करूं यानी कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? वो प्राइमरी कंज्यूमर पर भी डिपेंड होते हैं और वो प्रोड्यूसर पर भी डिपेंड होते हैं। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसमें कौन आएगा? रैट आएगा, स्पैरो आएगा और फ्रॉग आएगा, ठीक है। अगर मैं टर्सरी कंज्यूमर की बात करूं तो स्नेक हो जाएगा, आउल हो जाएगा। अगर मैं क्वाटरनरी कंज्यूमर की बात करूं तो ईगल हो जाएगा, ठीक है। ये वो जीव है, ये वो पोषक स्तर है जहां ये पौधे या हरे पौधे इसमें आते हैं और जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है जिसमें जो उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं, प्रथम उपभोक्ता। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा गाय, बकरी, हिरन और हाथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरंकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो जो नरंकी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहां पर अवस्थित है? तो नागालैंड में अवस्थित है। अगर मैं राष्ट्रीय उद्यानों की अगर मध्य प्रदेश में बात करूं तो यहां पर आपका पेंच हो जाएगा, ठीक है, माधव हो जाएगा, ठीक है, पन्ना हो जाएगा, है ना, और आपका कान्हा हो जाएगा, है ना, और आपका संजय हो जाएगा, और आपका, ठीक है, तो इतने, और कूनो हो जाएगा, है ना, कूनो। तो इतने सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये नेशनल पार्क कहां पर हैं आपके? तो ये हैं आपके एमपी में। कहां पर है? एमपी में, ठीक है। अगर मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करूंगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके साउथ बटन हो जाएगा, साउथ बैटन हो जाएगा, ठीक है। साउथ बैटन कहां पर है आपका? कहां पर है आपका? तो अंडमान निकोबार में है। अगर नॉर्थ बैटन की बात करूं तो ये भी कहां पर है आपका? ये भी आपका अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी अगर मैं महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करूंगा, नेशनल पार्क की बात करूंगा, तो यह भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप में हो जाएगा। अगर मैं झांसी रानी लक्ष्मीबाई अगर आपका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करूंगा तो यह भी कहां हो जाएगा? आपका अंडमान निकोबार द्वीप में हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मणिपुर के नेशनल पार्क की बात करूंगा तो यहां पर क्या है आपका? केबुल, यानी कि केबिल लामझाओ। क्या है? केबिल लामझाओ। तो ये केबिल लामझाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें किसको संरक्षण दिया जाता है? तो संघाई हिरन को। किसको? संघाई हिरन को इसमें संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया? ठीक है, तो आप कितनी बार योजना अवकाश आया? तो आपका 3 बार योजना अवकाश आया। तो कब कब आया? आपको पता है कि जो योजनाओं की पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत थी आपकी 1951 से हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से आपकी 56 तक जाती है, ठीक है। अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं तो 1950 में क्या बना था आपका? योजना आयोग बना था। योजना आयोग बना था और इसी
नीति आयोग ने आपकी पंचवर्षीय योजनाओं को देना स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करता हूं तो जो पदेन आपके पीएम होते थे वो इसके अध्यक्ष होते थे। ठीक है, और इसको मोदी सरकार ने 2014 में 15 अगस्त 2014 में इसको समाप्ति की घोषणा कर दी थी और ये फाइनली 31 दिसंबर 2014 को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अब मैं योजना अवकाश की बात करूंगा तो 3 योजना अवकाश आपको मिलते हैं। तो पहला जो योजना अवकाश था वो आपका 1966 से लेकर के 69 तक मिलता है। ठीक है, 1966 से लेकर के 69 तक मिलता है और ये तीसरी योजना के बाद ही आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा योजना अवकाश जो था वो 1978 से लेकर के 1980 तक मिलता है। ठीक है, 1978 से लेकर के 1980 तक मिलता है और यही टाइम है आपका अनवरत योजना का। किसका? अनवरत योजना का। जो आपकी जनता सरकार थी इस समय आई थी और उसने इन पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके रोलिंग प्लान चलाया था जो 2 साल के लिए चला था। फिर से आपकी कांग्रेस सरकार आई थी और फिर उसने अनवरत योजना को बंद किया था। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा अवकाश था वो आपका 90 से लेकर के 1992 तक था। जो आर्थिक मंदी विश्व में आई थी उसको लेकर के यहां पर योजना अवकाश करना पड़ा था। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया? तो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो यह था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा एक्ट था ये? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसमें क्या करा गया? इसमें एक आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। क्या बनाया गया? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। एक बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो दो मतलब कह सकते हो आप 2 लेवल बनाए, है ना। एक था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये व्यापारिक मामलों को देखने के लिए था, ये व्यापारिक मामलों की देखरेख करता था। और एक आपका था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये आपके राजनीतिक मामलों को देखता था। ये किसको देखता था? तो राजनीतिक मामलों को ये देखता था। राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों को देखने के लिए बनाया गया। यह व्यवस्था जो की गई थी वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, अगर मैं चार्टर एक्ट 1793 की बात करूं, चार्टर एक्ट 1793 की बात करता हूं, तो जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था, अभी तक क्या था कि इससे पहले इसका जो वेतन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी वहन कर रही थी। लेकिन 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से देना स्टार्ट कर दिया। कहां से? भारतीय राजस्व से देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया था। अगर मैं चार्टर एक्ट 1813 की बात करूं, 1813 के चार्टर एक्ट की बात करता हूं, तो इसमें सबसे पहले क्या करा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, यानी कि व्यापार पर जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, जो व्यापार पर एकाधिकार था उसको क्या करा गया? समाप्त करा गया। व्यापार पर एकाधिकार को क्या करा गया? समाप्त करा गया। उसके बाद इसमें कुछ छूट दी गई इसको, यानी कि आप चीन के साथ में और चाय के व्यापार को आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए किस पर खर्चा करने की बात करी गई? तो भारतीय शिक्षा पर। पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात करी गई। और क्या प्रावधान थे इसके? और प्रावधान थे इस चार्टर एक्ट में, जो ईसाई मिशनरियां थी, उनको ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति यहां से मिल गई थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान थे चार्टर एक्ट 1813 के। तो भारत में किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया? तो इसका क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो वर्णन है वो आपका 169 में है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 169। अगर मैं विधान परिषद की स्थापना की बात करता हूं तो यह डिपेंड करता है आपकी विधानसभा की इच्छा पर। अगर विधानसभा चाहेगी तो अपने यहां विधान परिषद का निर्माण करा सकती है, अन्यथा नहीं। विधान परिषद का जो 1/3 है, 1/3
सदस्यों से ज्यादा इसके सदस्य नहीं हो सकते। अगर मैं विधान परिषद के अगर सदस्यों की बात करूं तो इसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते, 1/3 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते और 40 से कम नहीं हो सकते, 40 से कम नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मैं इसके निर्माण की बात करता हूं तो निर्माण आपका कौन करेगी, तो भारतीय संसद करेगी, संसद के द्वारा इसका निर्माण होगा। लेकिन आपका बता दें कि ये विधान परिषद है, ये आपकी मतलब अपने यहां पर किस बहुमत से, विशेष बहुमत से एक विधेयक पारित कर वो कहां पर भेजेगी इसको, वो भेजेगी आपकी संसद को। और संसद किससे, साधारण बहुमत से अगर उस विधेयक को पास कर देती है तो जिस राज्य ने भेजा है विधान परिषद के लिए, उस राज्य में आपके आपकी विधान परिषद का, ठीक है, विधानसभा ने, जिस राज्य ने विधानसभा ने भेजा है उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन करेगा आपका इसका गठन, तो कौन करेगा, आपका संसद करेगी। कौन करेगा, संसद करेगी। अगर मैं इसके विधान परिषद के अगर निर्वाचन की बात करता हूं, अगर विधान परिषद के निर्वाचन यानी कि इसके सदस्यों का निर्वाचन की बात करता हूं, ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की बात करते हैं तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और आपका राज्यसभा का जो आपका चुनाव होता है, उसी प्रकार से इसके सदस्यों का चुनाव होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में आपके 1/3 जो सदस्य हैं इसके क्या हो जाते हैं, अवकाश ले लेते हैं। अगर मैं इसके टोटल अगर सदस्यों की यानी कि इसकी संरचना की बात करता हूं तो इसके संरचना में विधान परिषद की अगर मैं विधान परिषद की संरचना की बात करता हूं तो विधान परिषद की संरचना जो बनी होती है वो आपकी किस तरीके से इनका निर्वाचन होता है, यानी कि मैं बात करूं 1/6 सदस्य आपके किसके द्वारा चयनित होते हैं, आपके मनोनीत होते हैं, तो आपके राज्यपाल के द्वारा, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनयन करा जाता है। और यह मनोनयन जो होता है यानी कि जो मनोनीत होते हैं वो आपके 5 क्षेत्रों से होते हैं। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपके 5 क्षेत्रों से इनका मनोनयन किया जाता है। तो कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं आपके, पहला हो जाएगा कला, दूसरा हो जाएगा साहित्य, तीसरा हो जाएगा विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, और आपका चौथा हो जाएगा समाज सेवा, और पांचवा हो जाएगा सहकारिता। इन 5 क्षेत्रों से राज्यपाल के द्वारा मनोनयन करा जाता है। ठीक है, मैं अगर 1/3 सदस्यों की बात करूं तो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। अगर मैं 1/12 सदस्यों की बात करूं तो ये आपके स्नातकों के द्वारा, जिनके पास स्नातक है यानी कि इनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, और अगर 1/12 और सदस्यों की बात करूं तो ये अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं, अध्यापकों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो 1/12 आपका स्नातकों के द्वारा, 1/12 अध्यापकों के द्वारा जो प्राइमरी से ऊपर के अध्यापक है, 1/3 का विधान सभा के सदस्यों के द्वारा, 1/6 का सदस्यों का चुनाव राज्यपाल के द्वारा मनोनयन करके किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें इसमें। अगर मैं और बात देखूं तो इसमें 108 है, 148 है और 52 है। अगर मैं इसमें बात करूं तो आपका कौन कौन सा आर्टिकल है इसमें, आपको कौन कौन सा आर्टिकल है, 108 है, कौन सा है, 108 है। अगर मैं 108 की बात करूं तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, किसका है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक जो लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक होगी उसका प्रावधान कहां पर है, 108 में है। और इसको बुलाएगा कौन, इसको कौन बुलाएगा, इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना इसमें एक बात कि राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग को या संयुक्त बैठक को बुलाते तो हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता यानी कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर। कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। मैं अगर ज्वाइंट सिटिंग की बात करूं तो बुलावा कौन देता है, दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा को। जब दोनों में सहमति ना बन रही हो तब ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जाता है, और इसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इसमें अगर 148 आर्टिकल की बात करता हूं तो 148 बात करता है आपका कैग के बारे में, कंट्रोलर जनरल
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो कैग के बारे में प्रावधान करता है कौन? 148। अगर वर्तमान में अगर कैग की बात करो तो कौन हो जाएंगे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपके कैग हो जाएंगे वर्तमान में। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है आपके? तो वर्तमान में कैग हैं, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू आपके वर्तमान में कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको, ठीक है। अगर इसकी नियुक्ति की बात करूं तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो नियुक्ति होती है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर मैं इसके कार्यकाल की बात करता हूं तो इसके कार्यकाल की बात करता हूं तो कार्यकाल होता है इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष, या 65 वर्ष जो पहले हो, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, तो दोनों में से कोई भी पहले होगा तो इसका कार्यकाल हो जाएगा। और अगर अगर अनुच्छेद 52 की बात करता हूं तो यह राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में प्रावधान करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में प्रावधान करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान तो कहां पर है आपका? तो पद का प्रावधान हो जाएगा आपका अनुच्छेद 52 में, ठीक है। इतनी बातें इसमें। आशा करता हूं कि अभी तक जो आपका सेशन चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, आपको समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारी पहली क्लास है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, और जो री एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपके समक्ष जीएस के और तमाम विषयों के आपके प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीय नृत्य विधा में सर्वाधिक प्राचीन रूप कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन रूप आपका कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन रूप आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम, ठीक है। जो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है उसमें इन नृत्यों का जिक्र किया गया है। भरतनाट्यम की बात करता हूं तो यह आपका तमिलनाडु क्षेत्र से बिलोंग करता है या संबंधित है, ठीक है। कुचिपुड़ी की बात करता हूं तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगर कथकली की बात करता हूं तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा, है ना। और मोहिनी अट्टम की बात करता हूं तो यह भी कौन सा हो जाएगा? केरल, है ना। अगर मैं भारत में शास्त्रीय नृत्यों की बात करूं तो भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो भारत में शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, जिनमें से 4 कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है और मोहिनी अट्टम है। अगर मैं 4 और की बात करता हूं तो सबसे पहले हो जाए 5वां कौन सा हो जाएगा? तो कथक हो जाएगा, ठीक है। 6वां कौन सा हो जाएगा? तो 6वां हो जाएगा आपका ओडिसी हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा? और एक हो जाएगा आपका सत्रिया हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका मणिपुरी, है ना। तो ये आपके 4 और शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कुल मिलाकर के 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में प्राप्त होते हैं, ठीक है। कथक का संबंध देखूं तो आपको नॉर्थ इंडिया से, या आप कह सकते हो यूपी से है, उड़ीसी का आपका उड़ीसा से है, सत्रिया का आपका आसाम से संबंधित है, और आपका जो मणिपुरी है वो आपका मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाव का मात्रक क्या है? तो दाव का मात्रक क्या होता है आपका? दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अगर मैं बार की बात करूं तो ये दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। अगर मैं बार की बात करूं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है। एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय बार को रिप्रेजेंट करने वाला क्या है? दाब को, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सी इकाई है? तो बार हो जाएगी। जूल किसकी इकाई है? तो जूल आपकी कार्य की इकाई होती है। और किलोग्राम मीटर की घात -3 देखोगे तो ये किसकी इकाई हो जाएगी? तो घनत्व की। किसकी इकाई हो जाएगी? घनत्व की, ठीक है। तो घनत्व की ये इकाई हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु का आकार हमेशा याद रखना क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का आकार, यानी कि आप जब आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा हूं, ठीक है। यावत आधुनिक आवर्त सारणी आपकी किसने दी थी? तो ये आपकी मोजले ने दी थी। और कब दी थी? तो 1913 में, ठीक है। 1913 में मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया गया था। अगर मैं ऊपर से नीचे देखूं, ठीक है, तो इसमें कितने आवर्त मिलते हैं? तो इसमें 7 आवर्त मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं बाएं से दाएं देखूं तो इसमें कितने वर्ग मिलते हैं? तो 18 वर्ग मिलते हैं। 18 वर्ग आपके बाएं से दाएं मिलते हैं, और ऊपर से नीचे आपके कितने आवर्त मिलते हैं? तो 7 आवर्त मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है। अगर मैं ऑक्सिन की बात करता हूं, ऑक्सिन आपका डार्विन ने खोजा था, डार्विन ने इसको खोजा था, और इसको क्या कहते हैं? वृद्धि नियंत्रक हार्मोन इसको कहा जाता है। अगर मैं जिब्रेलिन्स की बात करूं, जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है? आप किसने खोजा था? तो इसको कुरोसावा ने खोजा था। और ये क्या है? लंबाई प्रेरक हार्मोन है, यानी कि वृद्धि को प्रेरक करता है, ठीक है।
प्रेरित करता है। साइटोकाइनिन की बात करूं, इसको मिलर ने खोजा था और ये पौने पौधों को वृद्धि करने में, यानी पौने पौधों की वृद्धि करने में साइटोकाइनिन हार्मोन सहायता प्रदान करता है। अगर मैं एब्सिसिक की बात करूं तो ये क्या करता है, वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है। और ये चारों हार्मोन जो है वो क्या है, वो चारों हार्मोन आपके पादप हार्मोन हैं। चारों हार्मोन क्या है, आपके पादप हार्मोन है, ठीक है। इतनी बातें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुक्रोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो सुक्रोज आपका हाइड्रेट है कैसा है, आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा, सुक्रोज, ठीक है। अगर मैं सुक्रोज की बात करता हूं, अगर मैं सुक्रोज की बात करता हूं तो ये आपका दो मोनोसैकेराइड से मिलकर के मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बनता है। तो किस किस से मिलकर के बनता है, आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, दोनों, ये दोनों मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, आपका सुक्रोज बनता है। क्या बनता है, आपका सुक्रोज बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाकर के आपका सुक्रोज बनता है, ठीक है। इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2023 में आयोजित क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम है। तो बहुत ही मतलब दुख हुआ था यहां पर, आप जब पता है आपको कि फाइनल में इंडिया हार गई थी, अजय रही थी, हर एक मैच जीत करके जा रही थी और फाइनल में उसको किसने मात दे दी, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विजेता रही थी और उपविजेता कौन रही थी, तो उपविजेता रही थी कौन, भारत, ठीक है। आपको पता है कि इसमें मैन ऑफ द सीरीज जो मतलब पूरा मैन ऑफ द सीरीज जो रहे थे वो आपके विराट कोहली थे। मैन ऑफ द सीरीज कौन थे, आपके विराट कोहली थे। और आपकी जो बेस्ट विकेट ली थी, किसने ली थी, तो जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे, तो विकेट लेने वाले गेंदबाज थे आपके मोहम्मद शामी, ठीक है। ये भी भारतीय थे, तो दोनों कौन थे, भारतीय थे। तो मैन ऑफ द सीरीज भी विराट कोहली को मिला था और क्रिकेट विकेट जो सबसे ज्यादा ली थी वो किसने ली थी, तो मोहम्मद शामी ने ली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि हो जाएगी आपकी डेविस जल संधि। कौन सी, डेविस जल संधि, ठीक है। आपको पता है कि जिब्राल्टर जो जल संधि है वो आपकी यूरोप को किसको, यूरोप प्लस आपका किसको जोड़ती है, या कह सकते हो अलग करती है। तो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाली जल संधि को क्या कहते हैं, आपका जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, ठीक है। अगर मैं खून की बात करूं तो खून क्या है, खून है आपका सबसे चौड़ा जलप्रपात। तो सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा आपका, खून है। और ये किस देश में है, तो ये आपका लाओस में है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी देश है एक लाओस, तो उसमें आपका खून जलप्रपात पाया जाता है और खून जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है आपका जेनेवा में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। कहां पर है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसकी अगर स्थापना की बात करोगे तो 1967 में इसकी स्थापना होती है और 1975 में इसका भारत क्या होता है, 1975 में इसका भारत क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है, ठीक है। इतनी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चनों का इसमें संकलन है ना। और जो आगामी एग्जाम है आपका यूपी पुलिस री एग्जाम जो लगा हुआ है, ठीक है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करी जाएगी आपके इस चैनल पर, ठीक है। और अगर ये अच्छा लगे, ठीक है, अपने आप ही अच्छा लगेगा, इसमें कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।